हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के, जो एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, तो सीजीएल टीयर 2 एस्पिरेंट्स के लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस एसएससी डीडी एस्पिरेंट्स के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कंसेप्ट भी बताता चलूंगा मैं आपको, ट्रिक्स भी कराऊंगा सारे के सारे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एसएससी एमटीएस एंड जीडी के लिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ये प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख सकते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर पाएँ क्वांट सेक्शन के अंदर। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हमारी जो सीरीज है, ये आखिरी वीडियो इस सीरीज की, जिसमें 2020 के चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सारे जो वीडियोस का लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एक, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी कल तक सारे के सारे। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन से, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवीजन आपकी इस सेशन से हो जाएगी। क्वेश्चंस कराने का तरीका मीडियम रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलूंगा, एक एवरेज स्पीड से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को चीज़ें समझ आए। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक क्रैश कोर्स की वीडियो भी लाऊं, 2 से ढाई घंटे की एक वीडियो होगी सिंपल इंटरेस्ट की, 2 से ढाई घंटे की एक वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी, जिसमें मैक्सिमम कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं प्लान कर सकता हूँ अगर रिस्पॉन्स अच्छे मिले मुझे, और बाकी कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी ये जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी, इसके बाद मुझे एमटीएस के लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं, या फिर और एग्जामिनेशन के कुछ मॉक टेस्ट भी हम एमटीएस के डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले टाइम में एग्जाम से पहले। तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्रैश कोर्स भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, आपको पता है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट छोटे छोटे मैं बता देता हूँ, बिल्कुल डिटेल में तो नहीं बताऊंगा अभी सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इस क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो वही करेंगे। देखो, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल, एक होता है हमारे पास इंटरेस्ट, और एक होता है हमारे पास रेट, एक होता है टाइम, और एक होता है हमारे पास अमाउंट। ये 5 चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ पैसे होते हैं, ये हमारा मूलधन हो गया प्रिंसिपल। ये ब्याज की दर होती है, ये कितने टाइम के लिए हमने पैसा निवेश करा है, कितने इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, ये अमाउंट होता है। और ये हमारे पास ब्याज की दर, कितना ब्याज मिला। तो हम सिंपल बोलते हैं, जो प्रिंसिपल होता है या अमाउंट होता है, जो हमारा अमाउंट जितने टाइम के बाद मिलेगा, अमाउंट आफ्टर टीएफ, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो असल मैंने पैसा लगाया ब्याज पे और उसके ऊपर ब्याज कितना मिला, ये हो गया। और जिसे अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, अगर सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपको लॉजिकली सोचना होता है। प्रिंसिपल को जनरली हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं अगर प्रिंसिपल 100% है, मान लो रेट की दर मुझे दे दी 5% और टाइम दे दिया कितना, 3 साल का, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 × 3 15%, मुझे जो मुनाफा होगा वो 15% का होगा असल पे। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हियर। हमारे पास क्या दे रखा है, 25,600 रुपए हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट पे निवेश किए गए। कुछ पैसों को 7% पर एनम की ब्याज दर पे दिया, और कुछ को 9% पर एनम की ब्याज दर पे दिया। टोटल 3 साल में जो ब्याज मिला वो मिला मुझे 5832। तो हमें बताना है कि कितने पैसे 9% पर एनम की ब्याज दर पे दिए गए थे। आप कहोगे सर 3 साल का ब्याज अगर इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा। 5832 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 194344, सॉरी। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज मुझे मिल चुका है इतना। अगर मैं बात करता हूं, देखो ये 25,600 रुपए को 7% और 9% पे दिया। अगर मैं कहता कि ये पहला जो हिस्सा है 7% पे दिया, दूसरे हिस्से को भी 7% पे देते हैं, तो टोटल ब्याज क्या मिलता मुझे, इसका 7% ब्याज मिलता, तो मुझे कितने पैसे मिलते, 7% ऑफ 25,600। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि 9% पे दिया तो 2% एक्स्ट्रा का ब्याज मिलेगा, तो 2% ऑफ बी मैं कह सकता हूँ, जो सेकंड अमाउंट है इसे बी मान लेते हैं, 2% ऑफ बी, ये किसके बराबर होगा, इतना ब्याज मिलना चाहिए था लेकिन 2% एक्स्ट्रा मिला है बी, तो वो किस वजह से है, क्योंकि हमें 1 साल में ब्याज मिला है 1944 का। अगर 1944 जो ब्याज मिला है उसमें से जो मिलना चाहिए था अगर 7% पे देता, वो घटा दूं तो ये 2% ऑफ बी के बराबर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, तो सोल्व करते हैं। ये मेरे पास 1944 है, परसेंटेज हटाऊंगा तो 2 जीरो घट जाएंगे, 256 को 7 से गुना करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 7 6 4 कैरी फॉरवर्ड 9 और 3 कैरी फॉरवर्ड 17। इसे घटाऊंगा 4 से घटा 2, 194 से 179 को घटाऊंगा तो ये बचेगा मेरे पास 152।
2% ऑफ बी मेरा किसके बराबर, 152 के बराबर। 100% ऑफ बी, क्योंकि मुझे पता ना सेकंड अमाउंट जो 9% पर एनम की ब्याज दर पे दिया था वो कितना होगा, तो 100% के लिए 50 से गुना कर दूंगा। अगर 50 से गुना ही करना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ 100 बन जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 152 को 2 से भाग दिया तो 76 बनेगा और 2 जीरो लग जाएगी और 100% ऑफ बी कितना होगा, बी। तो 9% पर एनम की ब्याज दर पे मैंने कितने पैसे दिए होंगे, 7600 रुपए दिए होंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। वैसे अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 152 आपको यहाँ पे दिख गया और 2% दिख रहा है, तो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा कि 76 इंटू 2 मेरे पास ये वाली वैल्यू होती है, तो 7600 ही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या था, पहले 2 साल की ब्याज की दर है हमारे पास 8%, उसके बाद के 4 साल की ब्याज की दर है हमारे पास 10% पर एनम, और 4 और 2 मिला के 6 साल हो गए। 6 साल अगर हम छोड़ दें उसके बाद की जो ब्याज की दर है वो है 12% पर एनम, ठीक है। और जो पैसे टोटल ब्याज पे दिए गए हैं वो 9 साल के लिए दिए गए हैं। ब्याज के तौर पे 18,358.6 रुपए मिलते हैं, तो हमें बताना कितने रुपए निवेश किए गए थे, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ जो भी पैसा निवेश किया जाता है सब हम जनरली 100% मान लेते हैं प्रिंसिपल को। अगर मैं बात करता हूँ पहले 2 साल की ब्याज दर है 8%, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, असल का 16%। अगले 4 साल की ब्याज दर है हमारे पास 10%, तो कितना ब्याज मिलेगा, 40%। अगर मैं बात करूं 6 साल हो गए हैं, 3 साल बचे होंगे क्योंकि टोटल 9 साल के लिए पैसा निवेश किया गया है। 3 साल के लिए ब्याज की दर है 12%, 36% ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज कितना मिला मुझे, 18358.6। हमें वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 56 और 36 92%, ये बराबर हो गया 18358.6 के 100% की वैल्यू बतानी, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, हम मल्टीपल अप्रोचेस, एक तो या तो हम डिजिटल सम का इस्तेमाल करें कि डिजिटल सम से वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वरना हम क्या कर सकते हैं, देखो मेरे पास ये 92% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू पूरा बेसिक से सोल्व करते तो 183,586 और यहाँ पे एक जीरो लग जाती है और डिवाइडेड बाई मेरे पास बचता 92, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये 92 होता है 23 इंटू में 4, तो मैं यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करना। और क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 92 में तो मेरे पास 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा मुझे, क्या यहाँ पे मेरे पास 5 का मल्टीपल है, जब मैंने 100% की इसमें 100 से गुना करा तो 5 का मल्टीपल है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में से कोई आंसर आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं पहले ऑप्शन को ध्यान से देखूँ 75 आ रहा है, तो ये 25 का मल्टीपल है, क्या यहाँ पे ये 25 का मल्टीपल है, नहीं, तो एक एक्स्ट्रा 5 है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन में आंसर होगा तो यही होगा, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा तो यही है, बाकी आप सोल्व करके देख सकते हो। सोल्व करते तो आप और क्या कर सकते थे, 4 से काट लेते पहले, फिर 23 बचता तो यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट से 2 ऑप्शन सेम आ जाते तो फिर हमें यही लगाना पड़ता। यही बेस्ट तरीका है कि हम देख लें यहाँ पे 5 का मल्टीपल और ये 25 का है, तो ये नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में जितना भी पूरा अरिथमेटिक पढ़ा है सारे के सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास कुछ पैसे हैं, इसे हमने 2 पार्ट में ब्याज पे दिया, 4:5, ठीक है। पहले सम को हमने 4 साल के लिए ब्याज पे दिया और दूसरे सम को हमने 5 साल के लिए ब्याज पे दिया, और दोनों की ब्याज की दर 8% रखी गई, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। जो इंटरेस्ट मिला दोनों पार्ट से उनका डिफरेंस हमें दे रखा है 4680, तो हमें बताना है कितने पैसे हमने ब्याज पे दिए थे, ठीक है। तो 4:5 ऐसे क्या मान सकते हैं, 400 500 मान लो, ठीक है। पहले को मैंने 4 साल के लिए दिया, दूसरे को 5 साल के लिए दिया, ठीक है। ब्याज की दर है 8%। तो आप कहोगे सर पहले पे कितना ब्याज मिलेगा, 8 5 चौक 32%, और यहाँ पे ब्याज मिलेगा 40%। अगर मैं इनका निकाल लूँ, इसका 32% निकालूंगा, 32 चौक कितना हो जाएगा मेरे पास, 126 होगा। और यहाँ पे अगर मैं 40% निकालू 500 का, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 चौक 200। तो इनका डिफरेंस का जो रेशियो आएगा मेरे पास वो किसके बराबर होगा, वो होगा 4680 के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आई 74:4680 के बराबर। 32 चौक सही करा है हमने, 32 चौक 128 होगा, तो ये 72 रेशियो इसके बराबर आ गया। हमसे पूछा टोटल सम बता दो कितना लगाया गया था, 400 और 500 900 की वैल्यू हमें फाइनली फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। पूरा ही सोल्व कर लो, 4680 डिवाइडेड बाय 72 इंटू में 900। अगर मैं सोल्व करता हूँ क्या वैल्यू आएगी, क्या 72 से कट रहा था, ये डायरेक्टली तो नहीं कट रहा था, चलो 9 से काट दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, और 8 से तो ये कट ही जाना चाहिए, 8 से काटते हैं
पंजे, फिर मेरे पास 68 आएगा, अट्ठे, फिर मेरे पास पंजे आएगा। तो 585 और 2 जीरो, 58500 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या था, टू इक्वल सम्स है, हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 6% और 10% की ब्याज दर पे। द फर्स्ट टर्म वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकंड सम एंड द अमाउंट इन ईच केस वाज सेम। ठीक है, तो जो पहला अमाउंट जो मैंने दिया है ब्याज पे, ठीक है, उसे 2 साल बाद लिया गया एज कंपेयर टू द सेकंड अमाउंट जो मैंने दिया था 10% पर एनम की ब्याज दर पे, और जो मेरे पास अमाउंट मिला वो सेम मिला, और जो अमाउंट मिला दोनों केसेस में फाइनली वो मिला 1105 रुपए का। तो मुझे ये बताना है कि कितने पैसे मैंने ब्याज पे लगाए थे दोनों स्कीम के अंदर। अच्छा, आप कहोगे सर अगर मैं बात करता हूं मेरे पास प्रिंसिपल सेम है, P1 बराबर है P2 के, और क्वेश्चन में कहता है कि जो हमारा अमाउंट है आफ्टर सम ईयर्स, तो अमाउंट 1 भी मेरा अमाउंट 2 के बराबर है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये P1 प्लस I1 और ये हो जाएगा P2 प्लस I2। तो मैं कह सकता हूँ जब P1 बराबर है P2 के तो इंटरेस्ट 1 भी क्या होगा, इंटरेस्ट 2 के बराबर होगा, तो दोनों का ब्याज भी मेरे पास बराबर रहा होगा। अगर प्रिंसिपल को मैं 100% मान लेता हूँ तो आप कहोगे सर ब्याज कितना है मेरे पास। फर्स्ट केस में मैंने 6% पर एनम की ब्याज दर पे पैसा दिया और 2 साल के बाद रिकवर कराया, तो सेकंड सम को मैं मान लेता हूँ टी टाइम के बाद रिकवर करा होगा, तो 10% इंटू में टी टाइम ये मुझे ब्याज मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट केस में तो 2 साल एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे, तो टी प्लस 2 टाइम के लिए 6% पर एनम के हिसाब से मैंने पैसा लगाया। अगर मैं इसे काट दूँ, इससे कट जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 2% से काट दिया 3 और ये 5, 5t में से 3t को घटाऊंगा 2t, और 2t किसके बराबर, 6 के बराबर, टाइम आ गया मेरे पास 3 साल। तो जो पैसा 10% पर एनम के लिए लगाया के दर से लगाया गया था उसे हमने 3 साल के लिए निवेश किया। तो 10% इंटू में 3 करूंगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 30%। असल हमने 100% माना था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 जमा 30, 130%। 130% की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 1105 रुपीज। हमें बताना है कितना पैसा लैंड किया गया था, 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये होगा 1105 भाग 130, इंटू में 100 करने से अच्छा मैं डायरेक्टली लिखूं 13 इंटू में 10। अब सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व कर सकते हैं, 13 है, अगर ये काटेगा इस 5 को तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम से जा सकता है यूनिट, क्योंकि 10 तो कटेगा नहीं 13 से, तो 5 और 0 50 तो लास्ट में आएगा, और 8 आगे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। ऐसे 2 क्वेश्चन सीपीओ 2019 टीयर 1 में आए थे। क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास कुछ पैसे हैं जिसे अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया तो वो 3 साल में बन जाते हैं 14,880, और 5 साल में बन जाते हैं 16,800। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर सेम पैसे को मैं 10% पर एनम की ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता हूँ। ठीक है, तो हम सोल्व करके निकाल लेते हैं वैल्यू कितनी होगी। मेरे पास कुछ प्रिंसिपल है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स है 14,880 एंड अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स है मेरे पास 16,800। तो यहाँ पे 2 साल का गैप है, 2 साल में कितना ब्याज मिला हम यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 880 है, तो यहाँ पे 0 2, यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास 1। तो 1 साल का ब्याज मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 9,960 रुपये। अगर मैं यहाँ पे 2-3 साल का ब्याज निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस है प्रिंसिपल और अमाउंट में, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा मेरे पास, इसका 3 से गुना कर दूंगा, 96 इंटू 3, ये 2880 आ जाएगा मेरे पास। अगर ये 2880 इसमें घटा दिया मैंने, क्योंकि 3 साल का ब्याज एक्स्ट्रा 3 साल के बाद का अमाउंट दे रखा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 12,000। 12,000 पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, ब्याज की दर मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ब्याज की दर तो हमसे पूछी नहीं, हमसे पूछा है कि 10% पर एनम के हिसाब से अगर मैं पैसे को ब्याज पे लगाता हूँ तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 10 इंटू 4 40%। तो इसका 40% निकालना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 12 को 4 से गुना कर दूंगा, 0 बाद में देख लेंगे क्या है, अगर मैच कर अलग अलग आ रही है। वैसे तो 0 में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन थोड़े नज़दीक ही होते हैं, तो एक 0 आगे पीछे करने का मतलब है 10 गुना में चेंज कर देना, तो वो तो होगा नहीं। तो 12 चौक 48, मेरा आंसर आएगा 48 कुछ 48। सब क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, समझाने के लिए पूरी कहानी लिखी है, वरना एग्जाम में ये कहानी नहीं लिखते, आप डायरेक्टली कहते भैया यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 3 साल और 5 साल दे रखा है, 2 साल का डिफरेंस आया मेरे पास कितना 1920। हमें बताना है 3 साल का गैप निकाल लेंगे प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो ये 2/3 कर दूंगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 3 कर दूंगा, और यहाँ पे घटा के प्रिंसिपल आ गया, उसे 40 से गुना करूंगा, 12 इंटू 4 48। मन में कर सकते हैं।
ये वाला काम। फिर क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कुछ पैसे हैं, अगर मैं 3 साल के लिए उन्हें ब्याज पे देता हूँ तो इतने अमाउंट बन जाता है, 5 साल के लिए देता हूँ तो इतना अमाउंट बन जाता है। ब्याज की दर X% पर एनम, साधारण ब्याज पे पैसे ब्याज पे दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर ब्याज की दर X+2% हो तो कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे खाली इस क्वेश्चन के अंदर ब्याज की दर निकालनी है, तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये वाली वैल्यू करेंगे, इसे सोल्व करते हैं। 3 साल और 5 साल है तो 2 साल का ब्याज कितना मिला होगा। 400 में से 840 को घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 560। और अगर मैं यहाँ पे 92 मेरे पास यहाँ पे 81, एक कैरी फॉरवर्ड था तो 91 बचेगा, 91 में से 81 को घटाया तो 10। 2 साल की ब्याज की दर इतनी है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, क्या ये मेरे पास 5280 मिलेगा। और 3 साल का ब्याज निकालूंगा तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा मेरे पास, इसका 3 गुना कर देंगे तो ये मेरे पास 15,840 ही आ गया। 3 साल का ब्याज अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे असल मिल जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 840 से 840 कटा 81 में से 15 घटाऊंगा तो 66,000। ठीक, तो 66,000 रुपये मेरे असल है। ब्याज मिला मुझे 1 साल के अंदर 5280 का, तो ब्याज की दर बतानी है कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगा 5280 भाग 6600, 66,000 इंटू में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 66 से काटूंगा तो आप और ओरली आइडिया लगा सकते हो, लगभग ये 6 टाइम्स जाएगा, सॉरी 8 टाइम्स जाएगा। 6 इंटू 8 पे यूनिट डिजिट 8 मिलती है, 3 पे भी मिलती है बट 3 टाइम्स तो पॉसिबल नहीं है। तो ब्याज की दर मेरे पास 8% ही आनी चाहिए, कैलकुलेशन कर लेना 8% आएगा। अगर ब्याज की दर 8% हो गई तो x की वैल्यू आ गई 8। पैसे को अगर X+2% पर एनम की ब्याज दर पे देता हूँ तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 10%। कितने टाइम में पैसा अपने आप का डबल हो जाएगा। अगर डबल होना है तो ब्याज कितना मिलेगा, जितना असल है मेरे पास उतना ही ब्याज होगा। तो असल को हमेशा 100% मानते हैं, तो मुझे ब्याज बनाना है इतना, कितने टाइम में बनेगा ये बताना है। ये मेरे पास 1 साल की ब्याज दर है इंटू टाइम इक्वल टू 100%। टाइम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10 साल। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। अब CI और SI के मिक्स क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है, चाहे कितने साल का भी लो। ब्याज जो लगेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं, ब्याज की दर हमें दे रखी है 10%। तो आप कहोगे पहले साल क्या होगा, 10% ब्याज लगेगा तो कितना भी वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, 100 रुपए का ब्याज मिलेगा और अमाउंट बनेगा मेरे पास 1 साल के बाद 1100। ठीक है, अगर मैं अगले साल की बात करता हूँ, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो अब जो मेरे पास 1 साल के बाद अमाउंट बनाना, इसके ऊपर ब्याज लगेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास 1000 रुपए तो असल थे, इसमें 2 कंपोनेंट है, 1000 तो असल थे और 100 रुपए का मुझे ब्याज मिला। तो यहाँ पे अब क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो पहले 1000 रुपए भी ब्याज लगेगा और फिर आप 100 रुपए का भी ब्याज लगाओगे 10% के हिसाब से, तो कितना बन जाएगा 100 जमा 10 110 रुपए। या फिर मैं एक डायरेक्टली लगा सकता था कि जो मेरे पास अमाउंट आया ना इसके ऊपर ब्याज लगा दो और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 100। इसमें जोड़ूंगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर में, अगर ये ब्याज को जोड़ दूं तो 1100 जमा 110 ये बन जाएगा मेरे पास 1210। ठीक है, तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब इसमें हम इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं। अब हो क्या रहा है, मेरे पास कोई इनिशियल वैल्यू है जैसे 1000 रुपए, अब ब्याज की दर मैंने रखा 10% और टाइम रख दिया मैंने कितने का, 2 साल का। तो क्या मैं इफेक्टिव रेट निकाल सकता हूँ, इफेक्टिव रेट कितना होगा। आप कहोगे वैल्यू मेरे पास ये वाली है, पहले मैंने यहाँ पे 10% से बढ़ाया, वैल्यू आई, फिर जो वैल्यू आई उसे मैंने 10% से बढ़ाया। तो जो हम परसेंटेज चैप्टर में पढ़ते हैं कि एक सक्सेसिव हमने वैल्यू को इंक्रीज करा है, वही चीज है यहाँ पे, सक्सेसिवली मैं वैल्यू को 10% से बढ़ा रहा हूँ जो ब्याज की दर है। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 21%। तो यहाँ पे अगर जो मेरे पास असल वैल्यू थी इस पे अगर 21% का ब्याज लगा देता तब भी मेरे कितना मिलता, 1000 पे 21% हो गया 210 रुपए, टोटल ब्याज 210 का मिलेगा। 1000 पे अमाउंट कितना बन जाएगा, 1000 जमा 210 ये बन जाएगा 1210। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रेट हम निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीज है मेरे पास वो सक्सेसिव है, एक के बाद एक इंक्रीज। ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज मैं आपको लिखा देता हूँ एक बार। अगर पहले साल की ब्याज दर है A%, दूसरे साल की ब्याज दर है B%, तो मेरे पास जो अमाउंट बनता है वो बनता है A + B + AB डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा इफेक्टिव रेट हो जाएगा।
अगर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 3 तरह की ब्याज दर हो, पहले साल A%, दूसरे साल B% या तीसरे साल C%, तो इफेक्टिव जो रेट होता है वो होता है हमारे पास A+B+C। ये सब परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। AB+BC+C है डिवाइडेड बाय 100 प्लस ABC डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट उस केस में मेरे पास ये वाली वैल्यू होती है, परसेंटेज में लिखोगे तो ये वाला परसेंटेज में यहाँ पर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन में कहता है एक आदमी है जिसने 1,60,000 रुपए क्या करे, बी से बोरो करे 10% पर एनम की ब्याज दर पे। आगे कहता है कि एट द सेम टाइम उसने सेम पैसा सी को दे दिया, सेम रेट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है सेमी एनुअली, ठीक है, मतलब आधे साल में। और ये जो पैसा उसने लिया था ब्याज पे और जो बाद में आगे दिया है ब्याज पे, वो 2 साल के लिए था, कराए काम। हमें बताना है ए को इस पूरी ट्रांजेक्शन में कितना फायदा होगा, ठीक। अगर मेरे पास ये अमाउंट है, ठीक है, इस अमाउंट को अभी छेड़ते नहीं है, 10% के हिसाब से 2 साल के लिए अगर मैं पैसा दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, तो कितना ब्याज मिलेगा, 10% इंटू 2 20% मिल जाएगा असल का, ये मेरा ब्याज होगा। सेकंड केस, अगर पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाए, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से दिया जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ब्याज की दर थी मेरे पास, 1 साल में 10% ब्याज मिलता है, तो 6 महीने की ब्याज की दर कितनी होगी, 6 महीने में मुझे लगेगा मिलेगा ब्याज 5%, तो यहाँ पे 5% मिला। फिर मेरे पास क्या होगा 5%, फिर अगले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में 5%, फिर अगले 6 महीने में 5%। 6 महीने को 4 बार मैंने लिखा, तो मेरे पास क्या बन गया, 1 साल पूरा का पूरा बन गया। अब इफेक्टिव रेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, इन दोनों में इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो 5 जमा 5 10 और 5 इंटू 5 25/100 10.25%। अगर इन दोनों में इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा देता तो ये भी मेरे पास 10.25% बनता। और अगर मैं इन दोनों में अब इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर, पहले तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 10.25 प्लस 10.25 ये आ जाएगा 20.5 प्लस यहाँ पे आएगा 10.25 इंटू में 10.25 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा इफेक्टिव रेट निकल के आएगा। अब 10.25 का 10.25 से मल्टीप्लाई करना, ये तो मैंने सिखा रखा है आपको, जब हमने बड़े नंबर्स का स्क्वायर देखा था कि 1000 के आसपास नंबर हो तो उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, कर सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हो, इसे 10.25 को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, हम 0.25 को हटाऊंगा तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास 100, यहाँ पे 1/4 आएगा और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 41/4। तो यहाँ पे 41/4 कन्वर्ट करके आप इसे 41 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1600 करके भी कर सकते हो, वो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। अच्छा आप एक चीज बताओ, मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। 3 ऑप्शन तो बहुत ज्यादा दूरी पे है और ये दोनों ऑप्शन आसपास है बहुत, ठीक है। तो जो मेरा आंसर होगा, एक बार चेक करके देखते हैं किसके आसपास जाएगा। अगर मैं वैल्यू निकाल लेता इसकी, मेरे पास 10.25 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, 10.25 इंटू 10.25 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये मेरे पास क्या होगा, 10 को 10 से गुना करूंगा 100 के आसपास ही वैल्यू जाएगी और डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो लगभग मेरे पास ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली एक जाएगी, बड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या ये 21.5 होगा मेरे पास। यहाँ पे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे 21.5% का इफेक्टिव रेट है, यहाँ पे 20% का, तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया 1.5%। तो 1.5% अगर मैं इसका निकालता हूँ तो वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, 1,60,000 को 1.5 खाली अभी 15 से गुना कर दो, जीरो वगैरह भूल जाओ, तो 16 इंटू 15 होता है मेरे पास 2400, मतलब 16 इंटू 15 करूंगा 240 होता है, 240 समथिंग कुछ मेरा आंसर आना चाहिए। 4 ऑप्शन में 240 के आसपास आंसर कौन सा है मेरा, क्या ये वाला आंसर जा रहा है, तो यही आंसर होगा। 2840 तो बहुत दूर हो गए, ठीक है, ये वाले ऑप्शन बहुत दूर हो गए, तो चांसेस इसी के सही होने के सबसे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर गैप 50 का 60 का 70 का ऐसे होता तो फिर मैं ऐसे नहीं करता, फिर मैं पूरा सोल्व करता। इसे सोल्व करने का भी तरीका हमें पता होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, 3 प्लेस में लिखेंगे 625 लिख दिया, और 1025 जमा 25 करूंगा 1050 आएगा। अगर मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि 2 प्लेसेस के बाद था तो पहले पॉइंट यहाँ पे आएगा और 100 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी है। अगर एग्जैक्टली निकालते ना अब तो ये वाली वैल्यू आती मेरे पास 21.5 और फिर आता मेरे पास 50625, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है अगर हमारे पास एग्जैक्ट निकालना होता है हमें, ठीक है। तो 1.05 कुछ आती है वाली वैल्यू। चले आगे निकाल सकते हैं बट लंबा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है 8,000 रुपए पे 2/5 साल के लिए 10% पर एनम की ब्याज दर से, वो बता दो।
अगर मैं सोल्व करता हूँ, देखो ब्याज की दर क्या होगी, टाइम कितना दे रखा है 2/5 ईयर्स, ठीक है, ब्याज की दर 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, आप कहोगे पहले साल की ब्याज दर है 10%, दूसरे साल की ब्याज दर है 10%, और तीसरे साल की ब्याज दर 2/5 ईयर है, तो 2/5 इंटू में 10 कर दूंगा, तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10 10 20 और 4 24। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो 10 10 और 4 है, 10 और 10 में इफेक्टिव लगा देंगे तो 21 आता है, सबको पता है। 21 और 4 में लगा दूंगा, 21 और 4 25 होगा, 21 इंटू 4 करूंगा तो 84 आएगा, भाग 100 तो 25.84, ये ब्याज दर बनेगी इफेक्टिव। कितना मिल गया मुझे 1.84 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो डिफरेंस यही होगा कितना असल का 1.84, और इसे गुना करना पड़ेगा मुझे किससे 8000 से, तो कहीं ना कहीं मुझे 80 को गुना करना है किससे 1.84 से। तो सोल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद मेरे पास एक वैल्यू बच जाएगी, 8 इंटू 4 यूनिट डिजिट आएगी 2, जो भी आंसर होगा पॉइंट के बाद यूनिट डिजिट 2 मिलेगी। चार ऑप्शन चेक करते हैं, यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। चले आगे, यूनिट डिजिट से कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो बन जाते हैं 13,650, 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर अगर मैं देता हूँ 2 साल के लिए। हमें बताना है कि सेम सम को अगर मैं 1 साल के लिए सेम रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूं तो अमाउंट कितना बनेगा, अगर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक चक्रवर्ती किया जा रहा है, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 15% पे 2 साल के लिए दिया तो ब्याज कितना मिलेगा 30% असल का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 130%। 130% किसके बराबर है 13650 के बराबर है, तो यहाँ पे 0 से 0 काट लूंगा, 1% की वैल्यू 13 से काट के 105 आ जाएगी, और मेरे पास जो 100% होगा वो वैल्यू बन जाएगी 10500। तो प्रिंसिपल मुझे मिल चुका है, ठीक है, वरना 1% की वैल्यू हमारे पास आई थी 105, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा 6 महीने का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15/2%। अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी 15/200। इफेक्टिव से भी निकाल सकते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत दूरी पे हैं, तो इफेक्टिव से कर ले, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो इफेक्टिव से करते हैं। 15/2 तो 7.5% ब्याज दर हो गया, ठीक है, 7.5 7.5। ऐसा एग्जैक्ट कितना बनेगा 15 प्लस 7.5 इंटू 7.5 करूँ, 75 इंटू 75 करूंगा तो ये कितना होता है 25 और 56, 56 25 और डिवाइडेड बाय 100 करूंगा 0.5675, ये वाली वैल्यू आएगी 5625 सॉरी, ठीक। तो मेरे पास जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 15.5% अप्रोक्सीमेटली। 1% की वैल्यू मेरे पास इतनी है, 100% की वैल्यू इतनी है, तो अगर 105 को मैं 15 से गुना कर देता तो वैल्यू कितनी आती मेरे पास, ये मेरे पास 1575 कुछ बनता अप्रोक्सीमेटली, 1575 कुछ, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि 625 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें अगर मैं 1575 कुछ ऐड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 12,000 कुछ, 12,000 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। चार ऑप्शन में से 12,000 के आसपास ये वाला ऑप्शन जा रहा है, तो ये मेरे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चले आगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया पूरी तरीके से, हमने इफेक्टिव से थोड़ा यूज कर लिया, ठीक है, रफ आइडिया ले लिया क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे थे, वरना हम डायरेक्ट निकालते हैं। नियरेस्ट टू रुपी पूछा था तो फिर हम यूनिट डिजिट वगैरह डिटेल्स वगैरह नहीं लगा सकते थे, तो यही बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं जो 2 साल में इतना बनते हैं और 3 साल में इतना बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम देते हैं। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 40,000 रुपये पे सेम रेट पे 2 साल के लिए। तो हमें बेसिकली क्या बताना पड़ेगा, हमें तो रेट की वैल्यू निकालने की, रेट कितना है। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है मेरे पास 291600, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर है मेरे पास 314928। कितने का मुझे यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, अगर मैं इसमें से घटाऊं तो मुझे यहाँ पे तो बचेगा 28, यहाँ पे 49 में से 16 को घटाऊंगा तो 33 बचेगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2। इतने का ब्याज मिल रहा है, इतने पे ब्याज की दर क्या होगी, तो आप क्या करोगे इससे डिवाइड करोगे और इनटू में 100 करेंगे, तो ये मन में कर लिया करो 100 वाला पार्ट, हमें पता है 2 जीरो कट जाएंगे, ये बचेगा। अब इसे देखो सोल्व करता हूं तो कितने % मेरे पास, या तो पूरा सोल्व करूंगा तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। आप यूनिट डिजिट से चेक कर लिया करो, देखो 2916 है, ये 23328 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट आ रहा है। जनरली क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, कई बार पॉइंट में चला जाए तो दिक्कत है, तो आप फिर इसे नीचे ओड वैल्यू बनाओगे फिर सोल्व करोगे, वरना रफ आइडिया करके देख लो, चारों ऑप्शन से चेक करके देख लेंगे, अगर मैच करके तो वही आंसर है, फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 6 से काटूंगा, देखो 6 को 3 से गुना करता हूँ तो भी यूनिट डिजिट 8 मिलती है, 6 को 8 से करता हूँ तो भी यूनिट डिजिट 8 मिलती है।
अब देखो ये 2916 है, 3 से करूंगा तो ये मेरे पास 3000 कुछ 9000 कुछ आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो 8 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ब्याज की दर होगी वो मेरे पास 8% रही होगी, और ब्याज की दर अगर 8% आ गई तो 40,000 रुपये पे 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 8 दूनी 16%, इसका 16% निकालूंगा तो 4 को बस 16 से गुना करना है, बाकी जीरो वीरो अपने आप देख लेंगे बाद में। यह है 64, 64 के बाद कुछ जीरो आ रही होंगी, तो 6400 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 7500 रुपए, ये बन जाते हैं 9075 रुपए 10% पर एनम की ब्याज दर से। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास सालाना लगाया जा रहा है, कुछ टाइम के अंदर ये पैसा इतना कन्वर्ट होता है। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पे फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट। ब्याज की दर अगर 10% दे रखी है, ठीक है, और मेरे पास 7500 रुपए कन्वर्ट हो रहा है 9075 के अंदर, तो अगर हम इसे सोल्व करने स्टार्ट करें, मेरे पास 7500 रुपए है कन्वर्ट हुए, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट है मेरे पास 9075। तो सबसे पहले तो मैं ये काम कर सकता हूँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ कि कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है। 10% की ब्याज दर है, वैसे नॉर्मली दिख रहा है भैया, ये 2 साल ही होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप देखो 75% का 10% निकालूंगा 750 है, 750 इंटू 2 करूंगा तो 1500 आएगा। ये 1500 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है, तो टाइम की वैल्यू तो भैया मेरे पास 2 साल ही होगी, 1500 के आसपास वैल्यू है, ठीक है। अगर 4500 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होती तो मैं कहता 3 साल। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि टाइम भैया 2 साल है। अगर 2 साल है तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है सेम सम पे सेम टाइम के लिए, तो 750 इंटू 2 7500 ही मेरा 1500 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फालतू में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को तो सोल्व। जब टाइम निकालना हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो सबसे आसान काम है, आप रफली देख लिया करो कितना आ रहा है मेरे पास, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा कि यहाँ पे क्या 10% की ब्याज दर है, एक साल में ब्याज मिलेगा 750, ये लगभग कितना ज्यादा है, ये 1575 ज्यादा है, तो 2 साल का ही ब्याज दर होगी लगभग, ये 2 साल में 1500 के आसपास सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा। डेट्स इट, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 3125 रुपीज है, 3 साल में बन जाते हैं 3515.2 रुपीज, ब्याज की दर दे रखी है x% पर एनम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है पैसा कंपाउंडेड ईयरली, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पे फॉर द सेम टाइम एट x+2% पर एनम। तो टाइम हमें 3 साल दे रखा है, तो ब्याज की दर बतानी है कितनी होगी, तो सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास 3125 है, ये 3515.5 है, तो इसे मैं 31250 लिख सकता हूँ पॉइंट हटाने के लिए, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या 35152 लिख सकता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं, मैं इसे करूंगा तो 15625 आएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 2 से विभाजित होने के बाद 17, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और ये 6, ठीक है। अब ब्याज की दर हमें निकालनी है, आप लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये 15625 है, ये वाली वैल्यू शायद आपको पता होगा, ये 25 का क्यूब होता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होगा, ये भी किसी ना किसी का क्यूब होगा, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। 25 के बाद अगली वैल्यू क्या होती है, 26 होती है। 26 का क्यूब करूंगा, क्या यूनिट डिजिट 6 का क्यूब करेंगे तो 6 आएगी, तो कहीं ना कहीं ये 6 का ही क्यूब होगा। क्योंकि मैं अगर 27 का करता तो यूनिट डिजिट क्या आती मेरे पास, ये आती 3 तो नहीं है। 28 का करता तो यूनिट डिजिट क्या आती 4, ये 4 तो नहीं है मेरे, सॉरी 8 या 12 2 आती, तो ये 2 तो नहीं है। तो यूनिट डिजिट से हमने वेरीफाई करा कि 6 के क्यूब में ही हमारे पास यूनिट डिजिट 6 मिलती है, हमें पता भी है, क्यूब के डायरेक्ट कंसेप्ट में भी ये चीज हम सीखते हैं। तो ये 26 का ही क्यूब रहा होगा, पूरा वेरीफाई नहीं कर सकते आप, अगर 26 का क्यूब निकाल के चेक करोगे तो भैया एग्जाम में छोड़ दो क्वेश्चन। ये 26 का क्यूब होगा, तो मैं कहूंगा ये 3 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट मेरे पास क्या होता, ये होता 25 रुपए। अगर मैं ब्याज पे लगाता तो मुझे मिलते 26 रुपए, ठीक है। तो हमें मिलता 25 रुपए पे 1 का ब्याज। अगर ब्याज की दर निकालनी है तो 25 को मैं 100 बना सकता था, और 1 को मैं 4 से 25 को 4 से गुना करके 100 बना है, तो यहाँ पे 1 को 4 से गुना करूंगा तो 4, ब्याज की दर रही होगी 4%। 4% ब्याज की दर है। अब नेक्स्ट केस में कहता है कि हमारे पास सेम सम पे सेम टाइम के लिए x+2% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4 और 2 6%, टाइम है मेरे पास 3 साल, तो 18%। 18% निकालना है किसका, 3125 का। क्या आंसर आएगा, या तो पूरा का पूरा सोल्व कर लिया जाए, अपना आंसर बता दी जाए, वरना मुझे 18% निकालना है तो डिटेल सम आप ट्राई कर सकते हो, मे बी एक ही ऑप्शन हो, क्योंकि 18 क्या है मेरा, मुझे वैल्यू निकालनी है 3125, इसका 18% मतलब 18/100, तो मुझे 18 तो 9 का मल्टीपल दिख रहा है, जो आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। और 4 ऑप्शन चेक करते हैं, 9 का मल्टीपल कौन सा है, सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल नहीं है, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे 7 13 और 5 18, ये 9 का मल्टीपल है। क्या ये 9 का मल्टीपल है, 11 21 नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 7200 रुपए हैं, ये बन जाते हैं 7938 एक साल के अंदर, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा हाफ ईयरली लगाया जाता है। तो हमें बताना है ब्याज की दर क्या रही होगी। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या निकाल लिया, क्योंकि एक साल का बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली लगाया जा रहा है, तो हमें पता है दो दो बार जब मैं सक्सेसिव लगाता हूं तो नेट रिजल्ट क्या मिलता है, अलग अलग वैल्यूज पे, इन सभी वैल्यूज का मुझे पता होता है, तो मैं इफेक्टिव रेट निकाल लेता हूं। जैसे कि मैंने देखा 7200 रुपए पे मुझे कितना ब्याज मिला, 738 रुपए का ब्याज मिला। डन। तो 738 रुपए का ब्याज 7200 पे मिला है, तो भाग 72 कर दूंगा, इंटू 100 करूंगा तो 2 जीरो कट जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता हूँ कितने परसेंट जाएगा, जैसे 7 और 3 10 और 18, ये मेरा 9 से कट रहा है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8। और अगर मैं इसे 9 से काटता हूँ तो ये 8 जा और 2 जा जाएगा मेरे पास। अब ये 8 से 82 को काटूंगा तो क्या ये मेरे पास 10.25 आएगा, ये डायरेक्टली हमें वैल्यू पता है। और 10.25 क्योंकि ब्याज की दर हमें बताने हैं कितनी होगी, तो आप कहोगे सर क्योंकि मेरे पास सालाना ब्याज की दर बतानी है हमें, 6 महीने में लगेगा, तो r/2 का 2 बार ब्याज लगाना पड़ेगा। 10.25 कब आता है, जब 5 और 5 पे मैं 2 बार सक्सेसिव लगाता हूँ। ठीक है, ये बनता है 10.25। तो मेरे पास r/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 × 2 10। 10 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ये सारा मन मन में करने वाला काम है, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हो इस तरीके से। आप अप्रोक्सीमेटली भी देख लेते ना भैया कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 7200 का 10% ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ 738 क्या है, 10 से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा। ठीक है, तो 10% बढ़ रहा है, तो जो हमारे पास जो ब्याज की दर रही होगी वो ओवरऑल साल भर की वो 10% होगी। ठीक है, 10 से थोड़ा मतलब, क्योंकि ये 10% से हल्का सा ज्यादा चांसेस है वो 10% हो, एक साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 बार इफेक्टिव लगाएंगे तो माइन्यूट सा चेंज आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप अगर एक साल की बात कर रहे हैं और 2 बार ही ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है, छोटी वैल्यूज है, तो आप डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, चेक कर लो, वही लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्याज की दर हमारी रहती है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास क्या है, 8192 रुपए। ठीक है, इसे 1/4 साल के लिए 15% पर एनम की ब्याज दर पे दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 5 मंथली लगाया जा रहा है, तो हमें बताना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, 1/4 ईयर कितना होता है, एक साल में तो मेरे पास 12 महीने होते हैं। ठीक है, 1/4 ईयर की बात करूंगा, 1/4 इंटू में 12 कर दूंगा तो 3। यहाँ पे हमारे पास जो पैसा दिया गया है वो 15 महीने के लिए ब्याज पे दिया गया है। 5 मंथली के हिसाब से हमें ब्याज लगाना है, तो 5 महीने का 5 महीने का 5 महीने का ब्याज दर कितना हो जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 साइकिल्स बनेंगी। ठीक है, 15% एक साल का ब्याज दर है, तो 12 महीने में 15% ब्याज मिलेगा, तो 5 महीने में कितना मिलेगा, क्या ये 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 5, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास सोल्व करने पे। अब परसेंटेज को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये 2 जीरो बन जाएगी, इंटू 100, 5 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 20, और यहाँ पे काटूंगा तो 3 और ये बचेगा 4, और 3 से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी यहाँ पे मेरे पास 4। तो मैं कहूंगा 1/16। ठीक है, हर 5 महीने में मुझे 1/16 का ब्याज मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर 16 रुपए निवेश करूंगा तो 5 महीने के बाद वो कितने हो जाएंगे, 17 रुपए हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 5 मंथली लगा रहे हैं, 15 महीने की मुझे बताना है, तो 3 साइकिल चलेंगी, 3 साइकिल चलेंगी, इसका मतलब मुझे क्यूब करना पड़ेगा, और अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये आएगा 4096, और ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 4913। तो अगर मैं 4096 रुपए को निवेश करता तो मेरा जो अमाउंट बनता वो इतना बनता, लेकिन मैंने कितने पैसे निवेश करे हैं, क्या मैंने 8192 रुपीज निवेश करे, मतलब इसका 2 गुना निवेश करा है। तो मेरे पास जो ब्याज मिलेगा यहाँ पे अगर मैं निकाल लूँ, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, इनका डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसमें 2 से गुना करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ तो 0 0 दिख रही है, तो चांसेस नहीं, क्योंकि इसमें से घटाऊंगा तो 0 तो आएगा नहीं, और 0 को 2 से गुना करूंगा तो भी मेरे पास मतलब 0 नहीं आएगा, तो 2 से गुना करूंगा तो भी 0 बनने के चांसेस नहीं है, कम ही है, 5 आए तब है। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ यूनिट डिजिट, देखो 3 में से अगर मैं 6 को घटाऊंगा, 13 में से 6 घटाया तो वैल्यू आएगी 7, 7 को 2 से गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट आएगी 4। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी ही करेक्ट हो सकता है, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया समझाने में, मतलब मे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आई है समझने में, दोबारा लिख देता हूँ ये वाला पार्ट। मेरे पास क्या था, 15% था एक साल का ब्याज, तो एक महीने का ब्याज कितना होगा, 15% भाग 12, और अगर मैं बात करता हूँ 5 महीने का ब्याज कितना होगा, इंटू 5। परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट करा, ये 15/100 लिख सकता हूँ मैं, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 इंटू में 5,
इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, 5 5 25 से काटा तो 3 बचेगा और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 4, 3 से काटूंगा तो 4, 1/16। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 16 रुपये निवेश करता हूँ तो 5 महीने के बाद मुझे 1 रुपया ब्याज के तौर पर मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैंने रेशियो में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास 30,000 रुपए, इसे 15% पर एनम की ब्याज दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा। ठीक है, टाइम है मेरे पास 2/3 ईयर्स, तो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो हमें ये तो पता है कि भैया निकालेंगे तो थोड़ी मुश्किल सी वैल्यू आएगी, लेकिन हमसे ये पूछा गया है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे चार ऑप्शन बहुत दूरी दूरी पे दे रखे हैं, 12,000, 13,000, 16,000, 14,000, बहुत ज्यादा गैप है, 1,000 का गैप बहुत होता है। तो अगर मैं रफ आइडिया निकाल लूँ, रफ आंसर निकाल लूँ, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले साल की ब्याज की दर 15%, दूसरे साल भी 15%, और तीसरे साल क्योंकि यहाँ पे 2/3 ईयर है, तो मैं मान लेता हूँ पूरे साल के लिए पैसे निवेश किए जाएंगे, लेकिन बस क्या हो जाएगा, ब्याज की दर कम हो जाएगी। 2/3 इंटू 15 कर दूंगा तो ये मेरे पास 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली करेंगे, देखो 15 का आपको पता ही होता है 32.25, और अगर इसे मैं 10 से निकालूंगा तो ये 10 जुड़ जाएगा, 42.25 आएगा, और उसमें अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 10 और 32.25, तो ये मेरे पास बनेगा 322.5, उसे 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा 3.225, ये वाली वैल्यू आएगी। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास वैल्यू बनेगी 45 पॉइंट यहाँ पे 475, इसकी वैल्यू बतानी है मेरे पास क्या होगी। तो इसका मुझे क्या करना है, 45% निकालना है, 45.5%। तो 3 को अगर डायरेक्टली आप 45 से भी करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अगर मैं खाली डायरेक्ट देखूं, 3 इंटू 45, ये तो होता है मेरे पास 135। ठीक है, उसके बाद कुछ वैल्यू जीरो वगैरह आएंगे। अगर 3 को मैं यहाँ पे 0.5 से भी करता तो 2.5 बचता मेरे पास, तो 1,13,500 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। क्या आंसर आएगा मेरे पास, क्या ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो सकता है, 13,000 कुछ जा रहा। देखो 14,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा तो जाएगा नहीं। ठीक है, वरना आप पूरा सोल्व करते तब भी ये आता मेरे पास, 4 जीरो है यहाँ पे, परसेंटेज हटता 2 जीरो गई, तो मेरे पास फाइनली बचता 4547.5 इंटू में 3, ये मेरा आंसर आता। तो पॉइंट के बाद 5 आता, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4500 इंटू 3 मेरे पास कितना आ रहा है, 45 इंटू 3 करता हूँ तो ये वाली वैल्यू 135 कुछ बनेगी, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो रफ आइडिया से आंसर निकाल लिया पूरा सोल्व करने की जगह। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स एट 20% पर एनम ऑन अ सम ऑफ ₹12,000। मेरे पास 12,000 रुपए, इसे 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 8 महीने के लिए ब्याज पे लगाया गया। एक बार ब्याज हमारा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, एक बार वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो हमें उनके बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये मेरे पास 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल। तो अगर पहले वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा तो ब्याज की दर 20% हो गई, और एक बार 10% लगेगा, 20 का आधा कर दिया, तो इफेक्टिव रेट कितना आ गया, 32%। अब एक बार हमारे पास जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है ब्याज, तो 10%, 10%, 10%, 3 बार होगा। ये आपको पता होगी ये वाली वैल्यू कितनी होती है, क्या 33.1% होता है इफेक्टिव रेट। निकालना चाहो निकाल सकते हो, 10 और 10 21 बनेगा, 21 को 10 से करोगे तो 21 जमा 10 31 होगा मेरे पास, और फिर 21 इंटू 10 करूंगा 210 भाग 100, तो 2 पॉइंट मेरे पास 1 बचेगा, तो आएगा 33.1। डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, क्या ये 1.1% का आ गया। मुझे 1.1% किसका बताना है, जो असल पैसे थे वो थे 12,000, तो 11 को अगर मैं 12 से करूंगा 132 आएगा, यही मेरा आंसर है। ठीक है, जीरो वगैरह छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, पॉइंट में कुछ जाता तो जीरो वगैरह पे सोचने की जरूरत ही नहीं होती हमें, जीरो का क्या ही कैलकुलेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है एक आदमी है जिसने कुछ पैसे ब्याज पे लिए और उसने 1 साल के अंत में 4,000 रुपए वापस करे, और दूसरे साल के अंत में 7,700 रुपए वापस करें। ब्याज जो पैसे लिए गए थे वो कंपाउंड ट्रस्ट पे लिए गए थे, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, और ब्याज की दर 10% पर एनम थी। तो हमें बताना है कितने पैसे उसने उधार लिए थे। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। आप कहोगे सर मैं मान लेता हूँ उसने पी अमाउंट उधार लिया, ठीक है, ब्याज की दर 10% है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा। आप कहोगे 10% बढ़ा लेंगे, मेरे पास अगर 10 रुपए ब्याज पे लिए तो 1 साल में 11 बनेंगे। ठीक है, अमाउंट इतना हो जाएगा 1 साल के बाद। 2 साल की बात कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 साल के बाद अमाउंट इतना बना, तो जितने इसे इतने पैसे टोटल चुकाने हैं,
पहले साल के अंत में उसने कितने रुपए चुकाए, 4,000 रुपए चुकाए, 4,000 रुपए चुकाए पहले साल के अंत में। दूसरे साल के अंत में चुकाए उसने 7,700 रुपए। आप मुझे बस एक छोटी सी चीज बताना कि ये जो 4,000 रुपए उसने चुकाए हैं इस पे ब्याज भी लगाओ, क्योंकि एक साल पहले चुका दिए, क्योंकि 2 साल के अंत में टोटल इतने पैसे देने हैं, ये वाला अमाउंट एक साल के अंत में चुकाया गया और ये सेकंड ईयर के अंत में, तो इस पे तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन एक साल पहले जो पैसे चुकाए गए हैं उस पर भी तो ब्याज लगेगा ना। तो ब्याज की दर कितनी है मेरे पास, 10% पर एनम है। तो कितना हो जाएगा, इसकी दो इस टाइम की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 11/10 होगी, 10% से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सोल्व करके हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है क्या होगी, का सोल्व कर लो। 0 से 0 कट गया, 400 को 11 से करूंगा 4400, ये मेरे पास 7700 है। ये किसके बराबर, प्रिंसिपल इंटू में 121/100 के बराबर है। इन दोनों को ऐड करूंगा, 44 जमा 77 ये आएगा 12100, तो 121 से कटेगा तो 100 बचेगा, और 100 इसमें गुना कर दूंगा तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर। आपको क्या करना होता है, या तो आप प्रेजेंट वैल्यू पे काम करें या फिर आप फ्यूचर वैल्यू पे काम करें। यहाँ पे मैंने फ्यूचर वैल्यू पे काम करा, जो मेरे पास पैसे थे 2 साल के बाद इतने बनेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो आपने 2008 में कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, तो ये मेरे पास 2008 में मैंने पैसे उधार लिए, पी अमाउंट उधार लिया, मैंने लौटाए 2 साल के बाद, तो मैंने लौटाए 2010 के अंदर, ठीक है। पहला जो टोटल मेरे पास अमाउंट है, 2009 में मैंने एक किस्त चुकाई 4,000 रुपए की, 2010 में मैंने एक किस्त चुकाई 7,700 रुपए की। जब 2010 वाली किस्त चुकाई मैंने तो सब कुछ ही खत्म हो गया, ठीक है, इस पर तो कुछ ब्याज मिलेगा, लेकिन 2009 में क्योंकि एक साल पहले पैसा लौटाया है तो एक साल का इस पे भी तो ब्याज मिलेगा ना जो पैसा लौटाया है, तो इतना होगा। तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी 2010 की, इस पैसे की वैल्यू होगी, उस पर 1 साल का ब्याज लगाएंगे, इस पे 0 साल का। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन है जिसने 30,800 रुपए 10% पर एनम की ब्याज दर पे 3 साल के लिए लिए। इंटरेस्ट सालाना संयोजित किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2 साल के बाद उसने 13,268 रुपए लौटाए, और तीसरे साल के अंत में उसने x रुपीज लौटाए, जिससे कि उसका सारा का सारा ब्याज खत्म हो गया। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, फिर वैसे ही करेंगे। मैंने कहा मेरे पास टोटल इतने पैसे उसने ब्याज पे लिए, 3 साल के लिए ब्याज की दर 10%, तो कितना अमाउंट बनेगा मेरे पास, आप कहोगे ये होगा 30800, और 10% है मतलब 11/10 होगा 1 साल में, और 3 साल की बात करूंगा तो ये इतना पैसा उसने चुकाना पड़ेगा 3 साल के बाद। ये 2 साल के बाद उसने कितने पैसे लौटाए, उसने लौटाए 13,268, और अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, मतलब 3 साल के बाद की वैल्यू निकालूंगा, तो 1 साल अभी बचा हुआ था, तो 1 साल का ब्याज लगेगा इस पे, तो 11/10 से गुना करना पड़ेगा, और जो तीसरे साल के अंत में उसने लौटाई वो मैं मान लेता हूँ x रुपीज, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। सोल्व करेंगे आप इसे, अगर इस धर ले जाओ तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ पे आप देखोगे 11/10 क्या कॉमन आ जाएगा, वहां पे सोल्व करूंगा मैं, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 308। बस सोचने वाला है, करने के लिए सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अभी डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ। 0 माइनस में मेरे पास वैल्यू आएगी 13,268। क्या आंसर आएगा, क्या मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा, 100% गारंटीड है, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर दे रखा है। 11 का मल्टीपल चेक करो, क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ऑड प्लेस का सम इवन प्लेसेस के सम का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मेरा 0 आना चाहिए। क्या ये 11 का मल्टीपल है, 6 और 2 8, 6 और 2 8 है। क्या ये 11 का मल्टीपल है, 4 और 2 6 6 है। क्या ये 11 का मल्टीपल है, 7 7, ये भी 11 का मल्टीपल है। भैया 11 के मल्टीपल से काम नहीं चल रहा, मतलब एग्जामिनर चाहता है कि हम बैठ के अपना दिमाग लगाएं, क्वेश्चन को सोल्व करें। अगर सोल्व करना ही है तो फिर करते हैं भैया, अब कोई उपाय बचा नहीं है। मेरे पास ये 11/10 है, अगर मैं 121/100 करूंगा तो 2 जीरो कट जाएगी, मेरे पास बचेगा 308 इंटू में 121, और माइनस में 13268 है। अब सोल्व करके बताना इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। यहाँ पे भी हमारा डायरेक्ट लॉजिक कुछ लग नहीं पा रहा। क्यों नहीं लग पा रहा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट से मैं जाता तो यहाँ पे 8 होता, और यहाँ पे भी 8 होता तो कट जाता। अब तीसरा ऑप्शन मेरे पास बचता है डिजिटल सम का, ठीक है। डिजिटल सम ट्राई कर लेते हैं, वरना कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता होगा नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। डिजिटल सम क्या कहता है भैया, डिजिटल सम निकाल के देखते हैं। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 और 4 16, मतलब 7। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 10 और 2 12, मतलब 3। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 9 5 14, मतलब 5, ठीक है।
तो तीनों का डिफरेंट डिजिटल सम है, तो डिजिटल सम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। डिजिटल सम बना 2, ये 8 और 3 11, 11 का 2 बनेगा 4, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी, 8 6 14, 16 19 और 20, बचेगा 2, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाए तो 6, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम आएगा 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2, सीजीएल 2019 टीयर 2 में भी पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, हमने कुछ लोन लिया, उसे 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करा। ठीक है, ब्याज की दर है 10% पर एनम, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अगर हमारे पास प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 6534 रुपए की है तो टोटल इंटरेस्ट बता दो कितना चार्ज किया गया। ठीक, तो अगर मैं बात करूं ब्याज की दर 10% पर एनम की है, तो मैं कहूंगा 10 रुपए में ब्याज पे लेता तो 1 साल के बाद 11 रुपए चुकाने पड़ते। अगर मैं 1 साल की बात करता हूं तो ये होता है, अगर 2 साल की बात करता तो मेरे पास क्या होता, आप कहते हैं इसका स्क्वायर कर दो, 100 रुपए लोगे तो 121 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। ठीक, अब दोनों केस में जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के तौर पे वो सेम ही है, तो मैं उसे सेम कर सकता हूँ, या तो वैसे कर लें वरना डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप। चलो पहले दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ जनरली, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 10 रुपए 11 रुपए बने, तो 1 रुपए का मैंने इंटरेस्ट पे करा होगा। अब पहले साल मैंने अमाउंट कितना पे करा, क्या ये 11 रुपए पे करें। ठीक है, 11 रुपए किसके बराबर है, 6534 के बराबर है। 6534 11 रेशियो के बराबर है, 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 1 रेशियो निकालना है, 11 रेशियो की वैल्यू ये है, तो सोल्व करके 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले साल मैंने इतना ब्याज भरा। दूसरे साल की बात करूंगा, जो मैंने पेमेंट करी है लोन की वो इतनी करी है, इंस्टॉलमेंट इतनी भरी है। अब यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट है वो कितना 121 रेशियो है, और ब्याज कितना मैंने भरा है यहाँ पे 21 रुपए का, तो 21 रुपए की वैल्यू बतानी है किस पे, 121 पे। क्या हम सोल्व करके अपना आंसर बता सकते हैं। आप कहोगे सर चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वगैरह कुछ लिखा नहीं, तो चांसेस है कि यूनिट डिजिट से मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं सोल्व करूंगा, देखो 11 है, ये 4 है, ये कटेगा इससे पूरा का पूरा, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। अगेन 121 है, क्योंकि 21 और 121 तो कटेंगे नहीं आपस में, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 21 से काटूंगा तो यहाँ पे ये कटेगा पूरा का पूरा, यूनिट डिजिट आएगी 4। 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 4 कितना आएगा 8। जो भी मेरा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर लिया। पूरा सोल्व करते तब भी आ जाता मेरे पास। आप कहते हैं पूरा सोल्व करने पे 11 से काटता तो ये वाली वैल्यू पहले मेरे पास 5 टाइम्स जाती, फिर मेरे पास 9 टाइम्स जाती और फिर 4 टाइम्स। अब क्योंकि 11 से एक बार काट चुका हूँ, ये 121 11 का स्क्वायर है, तो हमें पता है ये बचेगा 11, ये 594 ही बचेगा। अब इस वाले पार्ट को मैं दोबारा काटूंगा तो ये मेरे पास 54 आ जाएगा। ठीक है, फिर 54 इंटू 21 प्लस 594 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा, और आंसर आएगा 1728 जो अभी आया। मैं ये जनरली तरीका यूज करता हूँ, यूनिट से डायरेक्टली हो जाता है वरना पूरा। आप दूसरा तरीका क्या फॉलो कर सकते हो, आप कह सकते हो सर 2 इंस्टॉलमेंट मैंने पे करे हैं, तो दोनों केस में अमाउंट सेम पे करा है, इंस्टॉलमेंट दोनों सेम है। अलग अलग होती तो हमें अलग वैल्यू यूज करनी पड़ती है। अगर इंस्टॉलमेंट सेम है तो मैं कहूंगा यहाँ पे 121 रुपए पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 121 बना लेते हैं 11 से गुना करके। तो मैं कहूंगा 2 केस में टोटल मैंने कितने पैसे पे करे, 2 इंटू में 121, और ये 2 इंटू में 121 किसके बराबर दे रखा है हमें, 2 इंटू में, क्योंकि टोटल पैसे मैंने पे करे हैं 6534, ये 2 इंटू ना करते दोनों जगह तब भी फर्क नहीं पड़ता, मैं कह सकता था 121 रेशियो मेरा इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे असल कितना था, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 100 है, तो 210 रुपए तो मेरा असल बन गया। ब्याज कितना लगा होगा, 2 इंटू 121 होता है 242, 242 में से घटाऊंगा तो 32 रुपए। 32 रुपए मैंने ब्याज के तौर पे दिए, जहां 2 इंटू 121 रेशियो इसके बराबर है। 2 से 2 काटा, 121 से इसे काटूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी। पूरा सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, मुझे पता है अभी क्योंकि यहाँ पे भी सोल्व करा था तो 54 आया था, तो 54 आएगा। 54 इंटू 32 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट लगा सकते हो आप। ठीक है, तो एक अप्रोच ये है, आप ये भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होगा शायद, चलो देखते हैं। अतुल ने क्या करा है यहाँ पे 12,000 रुपए ब्याज पे लिए, और इससे एग्री करता है कि पहले साल के अंत में मैं 4800 रुपये दूंगा और दूसरे साल के अंत में 9240 रुपये दूंगा। तो हमें बताना है ब्याज की दर क्या होगी। अब थोड़ा सा मुश्किल पूछ लिया, ब्याज की दर पूछ ली, ये बताना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मैं 2 साल बाद की वैल्यू की बात करता हूँ ना, आप कहोगे यहाँ पे मेरे पास 12,000 रुपये, ये मैंने आज की वैल्यू है। 2 साल के लिए ब्याज के लिए, तो 2 साल के बाद कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। क्या ये मेरे पास 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 1 साल की वैल्यू ये होगी, 2 साल में स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर मैं आगे बात करता हूँ, क्वेश्चन में कहता है 1 साल के बाद हमने 4800 रुपये पे करें,
तो फ्यूचर वैल्यू तो 2 साल बाद की है, तो मैं इसमें कहूँगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। 2 साल के बाद इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, और दूसरे साल मैंने इतने पे करे जिससे कि मेरा पूरा का पूरा लोन खत्म हो गया, तो ये 9240, ये इक्वेशन बनेगी। अब सोल्व करके बताना आंसर क्या होगा। देखो आर यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ पे सिंगल आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और सोल्व करना बेसिक से तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10 है, 12 है, 8/5% है, 8% है, ठीक है। अब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत मुश्किल वैल्यूज तो देगा नहीं, और मेरे लिए सबसे आसान कौन सा ऑप्शन होता है, क्या 10% सबसे आसान होता है, ठीक है। अब इसमें भी वेरीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पे 10% रखता आर की जगह, तो ये 11/10 बनता, तो ये वाली वैल्यू मेरी 11 की मल्टीपल बन जाती, ये वाली वैल्यू भी मेरी 11 की मल्टीपल होती। तो आप कहोगे सर ये वाली वैल्यू भी 11 की मल्टीपल होगी तभी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, तभी ये इसके बराबर आएगा। ये दोनों 11 का मल्टीपल है, तो ये भी 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसे इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 11 कॉमन आ जाएगा मेरा, तो ये आंसर 11 का मल्टीपल। और अगर ये 11 का मल्टीपल चेक करो, क्या ये 11 का मल्टीपल है, 9 चौक 13 -2 करूंगा, ये 11 का मल्टीपल है, तो चांसेस है ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया। अब इसके बाद आप डिजिटल सम लगाना चाहो डिजिटल सम लगा लो, वरना आप क्या कर सकते हो, पूरा सोल्व भी कर सकते हो। एक बार 11 रख के सोल्व करके देख लेते हैं, 10% रख के। ये मेरे पास वैल्यू है 4800, ये मेरे पास 11/10 आएगा, तो 11/10 करूंगा तो ये 0 कट जाएगी, इंटू में 11। ये मेरे पास ये है 9240 एडिटिव रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 11/10 का होल स्क्वायर करूंगा तो 2 0 कट जाएगी, मेरे पास बचेगा ये 120 इंटू में 11 का स्क्वायर आएगा मेरे पास 121, ठीक, यही बचेगा। अब यूनिट डिजिट तो देखो अब भी मैच कर रही है, 0 0 0 आ रही है, सेकंड लास्ट डिजिट भी मैच करवा के देख लो, ठीक है। डिजिटल सम भी छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे 1 को 8 से गुना करता हूँ 8, यहाँ पे आ रहा है 4, 2 यूनिट डिजिट आएगी 2, क्या यहाँ पे भी 1 को अगर 2 से गुना करूंगा यूनिट डिजिट 2, सब कुछ तो वेरीफाई कर रहा है यार, हर चीज वेरीफाई कर रही है भैया, यही आंसर है हमारा। अब इतना इससे ज्यादा चेक करने का कुछ मतलब नहीं बनता, कैलकुलेशन करके ऐड करके देख लो, आंसर आ जाएगा आपका। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। तो यही हमारे क्वेश्चन थे, हमने सारे के सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के सोल्व करे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी। देखो एग्जाम में यहाँ पे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे बेसिक से आप पूरा सोल्व करोगे कभी हो ही नहीं पाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, और इस चैप्टर से काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छी बात यह है कि टीयर 1 में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है सीजीएल सीएचएसएल में, एमटीएस में एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आता है, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्रोक्सीमेशन से आप आंसर करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। सेम गोज विद जीडी। तो यही था इस सेशन में, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें और चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्ले लिस्ट नहीं देखी तो पूरी पूरी देख लेना। जय हिंद।